हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वाइज और मैं इफ्तिखार शराजी। नाजरीन, आज का अगेन एक इम्पॉर्टेंट सबसे अहम मौजू चेयरमैन नैब की तैनाती है, जिनकी मुद्दत मुलाजमत में ख़त्म होने में 3 दिन फ़कत बाकी रह गए हैं। और इस हवाले से जो अपडेट सामने आई हैं, कहा यह जा रहा है कि हुकूमत वक्त एक ऑर्डिनेंस लेके आ रही है और उस ऑर्डिनेंस के ज़रिए बहुत सारी चीज़ों को एड्रेस किया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने इस बारे में बताया है कि सदारती ऑर्डिनेंस में प्राइम मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर के दरमियान चेयरमैन नैब की तैनाती पे मुशावरत समेत कई अहम जो कानूनी पहलू हैं उनको ज़ेर बहस लाया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा। जबकि इस हवाले से जो मुशीर है पार्लिमानी अमूर से मुताल्लिक वज़ीर आज़म के डॉक्टर बाबर अवान साहब, उन्होंने एक निजी चैनल से गुफ्तगू करते हुए बताया है कि ये ऑर्डिनेंस अगले 24 घंटे में आ जाएगा और इसमें जहां चेयरमैन नैब की तैनाती के हवाले से प्राइम मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर के दरमियान मुशावरत की ऑप्शन को बरकरार रखा गया है, वहां पे ये भी कहा गया है कि अगर दोनों रहनुमाओं के दरमियान कोई डेडलॉक की कैफियत आ जाती है तो उस सूरत में चेयरमैन नैब की तैनाती के तरीक़ेकार के अंदर एक नई चीज़ शामिल की गई, गोया कि मामला फिर पार्लिमानी कमेटी में जाएगा और फिर पार्लिमानी कमेटी की अक्सरियत जिस नाम की के ऊपर इत्तफाक करेगी उस शख्स को चेयरमैन नैब लगाया जा सकता है। और साथ में इस ऑर्डिनेंस के अंदर जो एक और बात रखी गई है कि मौजूदा चेयरमैन को मज़ीद एक तरह से तोसी देने की उनकी मुद्दत में, और जब तक कि नए चेयरमैन का इंतखाब नहीं हो जाता तब तक वो काम करते रहेंगे। तो इस ऑर्डिनेंस के अंदर इस बात को भी कवर हासिल हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि जब तक मुशावरत का अमल नहीं शुरू होता और नया चेयरमैन नहीं आता तो मुमकिन तौर पर इस ऑर्डिनेंस के नतीजे में जस्टिस जावेद इकबाल साहब भी बतौर चेयरमैन कंटिन्यू करेंगे। साथ में इससे पहले नैब कवानीन में जो चीज़ मौजूद नहीं थी वो ये कि अगर चेयरमैन नैब को उनके ओहदे से हटाना हो तो फिर क्या तरीक़ाकार होना चाहिए, तो अब उसकी भी वजाहत की जा रही है ऑर्डिनेंस के अंदर। मुमकिन तौर पर इसमें यह शामिल होगी बात कि अगर उनको हटाना मकसूद है तो फिर उनका मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेजा जाएगा और फिर वहाँ पे तय होगा कि किन ग्राउंड्स के ऊपर उनको उस ओहदे से हटा दिया जाए। और नाजरीन, यही नहीं बल्कि हुकूमत को देखा जाए तो इंतखाबी जो कवानीन है उनमें तरामीम के हवाले से भी एक तरह से चैलेंज दरपेश है और उस हवाले से भी अपोजिशन को अंगेज नहीं किया गया। और जैसे हमने देखा कि पिछले काफ़ी दिनों से हुकूमत ये वाज़े कर चुकी है कि अब वो इस मामले पे पार्लिमान का मुश्तरका इजलास बुलाएगी और उस इजलास के अंदर इन तरामीम को गोया कि जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है और साथ में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट का हक देना, इन तजावीज़ को वहाँ से मंजूर कराया जाएगा। नाज़रीन, इन मामलात को डिस्कस करेंगे और इसके साथ मुस्लिम लीग नून की अंदर जो एक दो बयानियों की बात बार बार होती है और पार्टी कंट्रोल की जो एक बज़ाहिर एक नज़र आ रहा है कि किसके पास कंट्रोल होगा, मरियम नवाज साहबा के पास या शहबाज शरीफ साहब के पास, या कोई ऐसी बात है भी सही या बज़ाहिर लग रही है। इस सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे और हमारे साथ आज बड़ी शख्सियत सियासत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने ज्वाइन किया। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और सबसे पहले सर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं चेयरमैन नैब के हवाले से। आपने भी सुना होगा, देखा होगा, इस वक्त खबरें चल रही हैं कि हुकूमत एक ऑर्डिनेंस लेके आ रही है और उसमें कुछ तजावीज़ भी की गई तरामीम के हवाले से। तो आपको लगता है कि जो चीज़ें पहले से नहीं थी और अब उनको वजाहत के साथ तरामीम की शक्ल में लाया जा रहा है और आगे चल के इस ऑर्डिनेंस को कौमी असम्बली और सेनेट में भी पेश किया जाएगा और वहाँ से मंजूर करा के एक कानून बनाया जाएगा, तो आपको लगता है कि एक अच्छा इनिशिएटिव है? देखिए, ये कोई इनिशिएटिव नहीं है, ये मुकम्मल तौर पे एक बदनीयती है कि चेयरमैन नैब को एक्सटेंड किया जाए। यहाँ कोई और इसकी वजह नहीं है। चेयरमैन नैब का कानून मौजूद है, उसमें तरामीम करनी है। ये पिछले 4 साल का अरसा पड़ा हुआ था, तरामीम कर लेते। तरामीम की ज़रूरत नहीं है। कानून में लिखा हुआ है कि टर्म एक्सटेंडेबल नहीं है। चेयरमैन साहब 8 तारीख को घर जाएं और नए
चेयरमैन का तरीक़ाकार भी मुतय्यन है कि वो किस तरह से इलेक्ट होंगे, उनको कैसे सिलेक्ट किया जाएगा। मुशावरत होगी लीडर द अपोजिशन और लीडर द हाउस में, और उस मुशावरत के बाद उनको लगा दिया जाएगा। माजी में ऐसे ही हुआ है। अगर ये कुछ करना था तो इससे पहले क्यों नहीं हुआ, या आखिरी दिन क्यों हो रहा है। और चेयरमैन साहब को 8 तारीख घर जाएं, जो भी सीनियर मोस्ट अफसर हो नैब का, वो अगले चेयरमैन की तैनाती तक वहाँ पर काम करता रहेगा। किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और क्या मैं पूछना तो ये चाहूँगा कि आज मुल्क में महंगाई ख़त्म हो गई है, आज मुल्क में बेरोज़गारी ख़त्म हो गई है, मुल्क में गुर्बत ख़त्म हो गई है, मुल्क में मईशत बेहतर हो गई है, कि आज इस मुल्क का सबसे बड़ा इशू आपका नैब का चेयरमैन की एक्सटेंशन है। ये हमारे ये प्रायोरिटीज़ हुक्मरानों की ये हो जाएं कि वो सब तमाम इश्यूज भूल कर आज काबीना की मीटिंग पे मीटिंग हो रही है कि चेयरमैन नैब के चेयरमैन को कैसे एक्सटेंड किया जाए। क्या पाकिस्तान में कोई और शख्स नहीं है जिसको हम नैब का चेयरमैन लगा सकें? किसी पर एतबार नहीं है? क्या इनकी परफॉर्मेंस क्या रही है 4 साल में? ये वो मामलात हैं जो इस बात का इजहार करते हैं, बड़ा जाहिर करते हैं कि सारा मामला ही बदनीयती पर मबनी है। लेकिन आपको लगता नहीं है इनफैक्ट कि ये वही चेयरमैन नैब है जो हुकूमत तो कहती है कि साबिक हुकूमत गोया कि आप और खुर्शीद शाह साहब दे के गए, और फिर मुकदमात भी वही पुराने कि जो पहले अदवार में कायम हुए, तो अब उसके बाद आप इस चेयरमैन को हत्फ तनकीद बनाना अपोजिशन की जानिब से, वो कहते हैं कि उस समझ से बालातर है। देखिए, अगर हमने लगाया था तो हमारी बात पर सुन लेना कि हमने गलत आदमी लगा दिया है। 10 दफ़ा पाकिस्तान से माफ़ी मांग चुके हैं। अच्छा, इसलिए आप उस गलत आदमी को आप एक्सटेंड करना चाहते हैं। बाकी तो हमारे हर काम की तनकीद करते हैं। एक चेयरमैन नैब उनको पसंद आ गया है, उसको एक्सटेंड करना चाहते हैं। तो बात यह है कि कानून पढ़ लेना, मुल्क का कानून है, उसके पीछे कोई उस कानून की एक वजह है, एक स्पिरिट है, एक पर्पज़ है। कानून ऐसे नहीं बनाए जाते कि आप एक शख्स को आए एक्सटेंड कर दें, कल को आके कोई हुकूमत कर देगी जी ताहयात बना दें। मैं तो कहता हूँ इनको ताहयात बना दें। इतने ही ये रिप्लेसमेंट इररिप्लेसेबल हैं कि इनकी रिप्लेसमेंट ही मुल्क में नहीं है, तो इनको ताहयात बना दें ताकि आप भी मुस्तफीद होते रहें इनके मामलात से। लेकिन अब्बासी साहब, इनफैक्ट हमने देखा है कि इस मामले पे हुकूमत तो गोया के डे फर्स्ट से बड़ी एग्रेसिवली आगे बढ़ रही है। उन्होंने कौन से कार्ड्स प्ले करने हैं, कैसे इस मामले को हैंडल करना है, हर चीज़ बड़ी वजाहत से सामने आ रही है। लेकिन अपोजिशन के एंड पे एक क्रिटिसिज्म ज़रूर है, एक तनकीद ज़रूर है, जैसे आप भी फरमा रहे हैं कि हर चीज़ वजाहत के साथ मौजूद है कानून में, लेकिन उसके बावजूद ऑर्डिनेंस का रास्ता अख्तियार किया जा रहा है। लेकिन सर, हुकूमत की इस एफर्ट को जो बकौल आपके गैर कानूनी गैर आइनी है, इसको रोकने के लिए अपोजिशन की जानिब से हमें कोई एक जॉइंट स्ट्रेटजी तो नज़र नहीं आ रही, सिर्फ स्टेटमेंट की हद तक चीज़ें नज़र आ रही हैं। नहीं, जॉइंट स्ट्रेटजी उस वक्त होगी जब कोई बात सामने आएगी। आपने कानून तो बदलना है, उसका तरीका है कि बिल असेंबली में ले आए। लेकिन कानून ये नहीं बदला जा सकता कि इसी चेयरमैन नैब को एक्सटेंड किया जाए। ये कानून नहीं होते। नैब का कानून बड़ा वाज़ेह है, नॉन एक्सटेंडेबल की लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है जो किसी भी और जगह नहीं है। इसी तरह जो तरीक़ाकार है सिलेक्शन का वो भी मौजूद है। उसमें कोई तरमीम करना चाहते हैं बेशक ले आए, लेकिन वो भी मुशावरत से ही होगा। तो इसमें मुश्किल क्या है? आज 8 तारीख है, मुशावरत का अमल शुरू ही नहीं किया जा सका। यही सबसे बड़ी दलील है इस मामले में हुकूमत की बदनीयती की। तो और आपको क्या लगता है कि आपको मौजूदा चेयरमैन की एक्सटेंशन से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है? अगर इनके अलावा किसी और शख्स को इस ऑर्डिनेंस के ज़रिए लाया जाता है तो फिर अपोजिशन मुतमईन रहेगी, कोई इशू नहीं। अगर मुशावरत का मामला ना भी हो तो खैर है। आपको ये इशू है सबसे ज़्यादा अब्बासी साहब? नहीं जी, मुशावरत होनी पड़ेगी। यही कानून कहता है, यही कानून की स्पिरिट है कि जो इत्तेसाब का निज़ाम है उसको गैर मुतनाज़ा बनाने के लिए ये जो चेयरमैन होता है वो मुशावरत से लगाया जाता है। तो अब आप एक ही शख्स को एक्सटेंड करना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि मामला बदनीयती पे मबनी है। तो मैं हुकूमत से कहूँगा कि इतनी तकलीफ मत करें, उसमें लिख दें कि ताहयात ये शख्स जो है ये नैब का चेयरमैन रहेगा, ताकि मुल्क उसको भुगतता रहे। जो तबाही इस शख्स ने और इस इदारे ने नैब की फेरी है, पिछले पाकिस्तान की फेरी है,
पिछले 4 साल में, उसकी कोई मिसाल नहीं है। आपको अंदाज़ा नहीं है कि इस मुल्क का कितना नुकसान इस नैब ने कर दिया है। अगर आज पाकिस्तान में कोई सबसे बड़ी मुश्किल है, सबसे बड़ी तबाही है इस मुल्क की, वो नैब का इदारा है। सही सही। लेकिन इनफैक्ट अब्बासी साहब, ये जो मुशावरत और उसके बाद पार्लिमानी कमेटी की तरफ मामले को ले जाना, हमने इससे पहले भी देखा है कि जब आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला आया, तरीकाकार नहीं मौजूद था, मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट से हिदायत आई तो उसको आपको भी तस्लीम करना पड़ा। और उस वक्त भी नून लीग की गवर्नमेंट ने ये आर्गूमेंट दिया कि क्योंकि अदालत कह रही है तो लिहाजा इस मामले पे अब कानून साजी होनी चाहिए, तरीकाकार वाज़ा होना चाहिए। अब चेयरमैन नैब के मामले पे भी कुछ चीज़ें जो नज़र आ रही हैं, अगर ये मामला भी चला जाता है अदालत में और अदालत से किस तरह के डायरेक्टिव्स आ जाते हैं, तो फिर आपको लगता है कि कानून साजी की तरफ जाने में कोई हर्ज नहीं है? मैं माजरत से कहूँगा कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का इस मामले से कोई कंपैरिजन नहीं है। आर्मी चीफ का मामला सेटल्ड मामला था। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन माजी में भी जो होती रही है, प्राइम मिनिस्टर ही करता रहा है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया, उस डिसीजन के बाद जब प्राइम मिनिस्टर ने एक्सटेंड कर दिया तो उन्होंने फैसला किया सुप्रीम कोर्ट ने, ये पार्लियामेंट डिसाइड करे और अमेंड करे कानून को। कानून साइलेंट था। जब कानून साइलेंट हो तो आप उसकी कोई भी इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, और उसका प्रेसिडेंट मौजूद था। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, पार्लियामेंट ने अमेंड कर दिया। यहाँ तो बात बड़ी वाज़ेह है कि नॉन एक्सटेंडेबल टर्म है, ये शख्स फिर नहीं एक्सटेंड हो सकता। जो मुशावरत का तरीका भी लिखा हुआ है उसमें आपको मज़ीद तरमीम चाहिए, उसमें कोई क्लैरिफिकेशन करना चाहते हैं बड़ी शौक से कर लें, लेकिन ये कहना कि जी एक्सटेंडेबल हो जाएगा और जब तक वो काम करते रहेंगे, जब तक अगला शख्स नहीं आता फिर इसी शख्स को फिर लगाया जा सकता है, ये बात कोई मेरी समझ में नहीं है सिवाय बदनीयती के। मुनासिब। एक नाज़रीन छोटा सा ब्रेक लेते हैं, शाहिद खान अब्बासी साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। अब्बास साहब, इनफैक्ट आपने भी सुना है हुकूमत बार बार ये कह रही है कि शहबाज शरीफ साहब क्योंकि उनके ऊपर मुकदमात हैं उनसे मुशावरत नहीं हो सकती, और आप खुद भी कहते हैं कि मौजूदा चेयरमैन नैब के होते हुए मईशत का भी बुरा हाल, गोया कि अदालतें भी उनसे नाराज़, उन पे ऑब्जर्वेशन दे रही हैं। तो सर, बिगर गोल के लिए बड़ी कुर्बानी को देने में कोई हर्ज तो नहीं है? गोया कि कुछ अरसे के लिए शहबाज शरीफ साहब को अपोजिशन लीडर के अहदे से अलग कर लिया जाए, किसी और को लाया जाए ताकि आप अपनी मर्जी का चेयरमैन नैब लेके आ जाए, दोबारा वापस आ सकते हैं। सर, अरेंजमेंट्स तो हो सकती हैं, क्योंकि आप खुद ही कहते हैं कि मौजूदा चेयरमैन के होते हुए कुछ चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती। नहीं, बिल्कुल दुरुस्त बात है। जो शख्स इनकारी हो रहा है उसको बदल दें, खुद ही चेयरमैन नैब बन जाएगा। तो आपके ख्याल में थोड़ी देर के लिए शहबाज शरीफ साहब को कायदे के खिलाफ के अहदे से अलग नहीं किया जा सकता ताकि इस प्रोसेस को आगे ले जाया जाए? मुशावरत में तो यही होता है कि जो जिद करता है उसको लहदा कर दिया जाता है और दूसरा आदमी लाया जाता है। तो यहाँ भी जो जिद्दी है उसको लहदा कर दें, खुद ही मामला हल हो जाएगा। आज लीडर ऑफ द अपोजिशन मौजूद है, वो क्वालिफाइड है लीडर ऑफ द अपोजिशन, आप उसको कन्विक्ट करा दें। ये भी इस हुकूमत के इख्तियार में है, जज ब्लैकमेल कर लें, कन्विक्शन करा दें, लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं रहेंगे, ये शौक भी पूरा कर लें। ये बड़ी मज़े का खेज बात है कि एक मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म इस किस्म की बातें करे, बड़ी मज़े का खेज बात है। मैंने कभी ज़िंदगी में ऐसी बातें सुनी नहीं है लीडर ऑफ द हाउस से या जो वज़ीर-ए-आज़म भी होता है। तो अजीब से मामलात हैं मुल्क के। तो कोई हमें इसमें कोई सरप्राइज़ नहीं है, कम अज़ कम मेरे लिए, जो बातें मैं सुनता हूँ इन वज़ीरों से और वज़ीर-ए-आज़म से। मुनासिब। लेकिन जिस तरह शेख रशीद साहब फरमा रहे हैं कि पीपल्स पार्टी इस मामले पे कुछ ज़्यादा अग्रेसिव नहीं है, तो आपको लगता है कि उनको या तो एतराज़ नहीं है या काफ़ी हद तक वो कंफर्टेबल हैं, इंतखाबी इस्लाहात के मामले पे भी कुछ ज़्यादा सीरियस कंसर्न वो नहीं शो कर रहे? तो कहीं ना कहीं लगता है आपको कि शेख रशीद साहब ठीक कह रहे हैं कि वो काफ़ी हद तक मैनेज हो गए हैं?
देखिए पता नहीं, मैं तो वजीरों की बातें नहीं सुनता हूँ, लेकिन जहाँ तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है वो अपोजिशन में हैं और अपोजिशन के हर फैसले में शामिल हैं। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के अंदर भी उनका ओपिनियन बड़ा वाज़ेह है और चेयरमैन नैब के बारे में भी ओपिनियन बड़ा वाज़ेह है। तो अगर कल को आप इस मामले को किसी अदालत में लेके जाते हैं या किसी और फोरम पे, तो इस बात की उम्मीद की जाए कि पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ खड़ी होगी? जी बिल्कुल, मुझे यही उम्मीद है कि जहाँ भी कानून की नफ़ी होगी, आइन की नफ़ी होगी, तो पीपल्स पार्टी अपोजिशन के साथ खड़ी होगी। और हम क्या उम्मीद रखें आवाज साहब इनफैक्ट के अब अगला लाएमल क्या है, क्योंकि कल यकीनी तौर पे या नहीं तो परसों ये ऑर्डिनेंस ने आ जाना है और उसके बाद हुकूमत अपने डिज़ाइन के तहत आगे बढ़ेगी, तो अपोजिशन की और बिलखसूस जाहिर सी बात है कायदे के खिलाफ शहबाज शरीफ साहब क्या सोच के बैठे हैं कि आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी, आप इस सारे मामलों को कैसे कन्फ्रंट करेंगे? देखिए अपोजिशन की अक्सरियत है सेनेट में, वहाँ पर कोशिश इंशाल्लाह की जाएगी कि ऑर्डिनेंस को रिजेक्ट किया जाए और सुप्रीम कोर्ट में भी जाना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि आइन का दिफा करें। और हर कानून आइन के तहत बनता है, हर कानून की स्पिरिट होती है और वो अपनी जो ताकत है, जो अपनी रूह है, वो आइन से डिराइव करता है। तो ये एहतसाब का अमल कोई मामूली बात नहीं है, इसको गैर मुतनाज़ा बनाना बड़ा ज़रूरी है। ये पहले ही ये मामला बड़ा मुतनाज़ा बन चुका है, ख़ास तौर पर इस चेयरमैन के वक्त में। तो अब इसको आप मज़ीद अगर मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं, पहले ही ये एक मजाक बन चुका है मुल्क के अंदर, तो मज़ीद मजाक बनाना तो ये शौक़ भी पूरा कर लें। लेकिन हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट कम से कम ऐसी इंटरप्रटेशन करेगी जो आइन और कानून की रूह को बरकरार रखेगी। मुनासिब। और सर इंतखाबी इस्लाहात की तरफ थोड़ा सा आते हैं अब्बास साहब। इनफैक्ट हुकूमत भी बार बार ये कहती है कि वो मशीन को देखे बगैर, उसको परखे बगैर इस बात पे एतराज़ करना, क्योंकि पीटीआई की गवर्नमेंट ये लेके आ रही है, हालांकि ये आइडिया तो बहुत पुराना है और पड़ोस में भारत जैसा मुल्क को भी सक्सेसफुली इसको इस्तेमाल कर रहा है, हुकूमत के ऊपर बिलाजवाब तनकीद की जा रही है। तो इस मामले पे आपको लगता नहीं है कि थोड़ा बहुत बिल बैठ के देखा जाए और अगर कुछ ऐसे फ्लॉज नहीं है या जिन फ्लॉज को दूर करके इस प्रोसेस को ऑन किया जा सकता है तो होना चाहिए? क्या कहेंगे इस पे सर? देखिए इंतखाबी इस्लाहात पे कोई एतराज़ नहीं है, मामला तो हुकूमत की बदनीयती पे एतराज़ है। आज अगर ये मशीन जो है, मैं इसको बगैर देखे कबूल करना चाहता हूँ, अगर ये इस मुल्क में इलेक्शन की चोरी रोक दे, मुझे ये बता दें कि ये मशीन इस मुल्क में इलेक्शन की चोरी रोक देगी, मैं बगैर देखे कबूल कर लेता हूँ। इंतखाबी इस्लाहात करनी है, उसका मुरवजा तरीका है, पार्लिमान की कमेटी बनती है, वो तमाम इस्लाहात को देखती है, उसमें डिस्कशन होती है, कंसेंसस से मुतफ़िका तौर पर वहाँ पर फैसले होते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का निज़ाम है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का नहीं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का निज़ाम, ये इंतखाबी इस्लाहात के अंदर 2017 में इसको दाखिल किया गया था और उसमें डेमोन्स्ट्रेशन होने थे, उसमें इसका ट्रायल होना था, ये उस ट्रायल में नाकाम हो गई और 37 इस पे जो एतराज़ हैं वो इलेक्शन कमीशन ने लगाए हैं। इंतखाब कराना आइन में इलेक्शन कमीशन का काम है, हुकूमत का नहीं है। ये मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का काम नहीं है। कानून और आइन ज़रा पढ़ लें तो बड़ा वाज़ेह हो जाएगा। ये वज़ीर-ए-आज़म का काम भी नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन का काम है कि किस तरह मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा सकते हैं। वो मौजूदा निज़ाम से करवाएं, वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से कराएं, कोई और निज़ाम लेकर आएँ, ये उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन मौजूदा निज़ाम तो अब्बास साहब हर दौर में कंट्रोवर्शियल रहा है। जब भी इलेक्शन इस मौजूदा निज़ाम के तहत हुए हर दफ़ा सवाल उठे हैं। और साथ में मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर इस मशीन के अंदर इतने एतराज़ात, जैसे आपने खुद कहा कि इलेक्शन कमीशन ने भी कोई 37-40 किए हैं, तो उसके बावजूद भी पीटीआई की गवर्नमेंट इस सारे मामले पे क्यों मुसर है? आपको क्या लगता है कि पीछे बैक ऑफ द माइंड उनके सोच क्या है, क्यों चाह रहे हैं कि ये मशीन ज़रूर इस्तेमाल होनी चाहिए? देखिए, जो हुकूमत अवाम के एतमाद खो चुकी हो, आप बाहर सड़क पर निकलें, आप लोगों से पूछें, आपको पता चलेगा कि क्या वो जज्बा रखते हैं इस हुकूमत के बारे में। तो उनके पास यही एक निज़ाम है कि इलेक्शन चोरी करके वापस इक़्तिदार में आने की कोशिश करें। हम ज़रा भूल जाते हैं कि माजी में क्या हुआ।
हमारा जो वोटिंग का निज़ाम है वो बिल्कुल एक परफेक्ट निज़ाम है। 10-15 इलेक्शन गुजार चुका है, बल्दियाती भी इलेक्शन गुजार चुका है। उसको अगर आप इलेक्शन चोरी करने पर तुल जाएं, रियासती इदारे इलेक्शन चोरी करना शुरू कर दें, तो वो निज़ाम कुछ नहीं कर सकता। इलेक्ट्रॉनिक निज़ाम, जहाँ भी आप इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम दाखिल करेंगे वोटिंग के निज़ाम में, वहाँ आपके पास कोई सबूत जो होता है आम निज़ाम में वो भी ख़त्म हो जाता है। पिछले इलेक्शन में सारे इलेक्शन की चोरी, जो एक हिस्सा था इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग निज़ाम का, यानी RTS जो रिकॉर्ड ट्रांसफ़र सिस्टम था, सारी चोरी वहीं पर हुई। अब आप कह रहे हैं कि सारे निज़ाम को, यानी जो वोट डालना है उसको भी इलेक्ट्रॉनिक कर दें, फिर हम ये मशीनें लेकर एक मरकज़ी जगह पर जाएंगे और वहाँ पर जाके हम इनको डाउनलोड करेंगे और फिर आपको रिज़ल्ट बताएंगे, तो अब तो सारा मामला ही सबूत ही गायब हो जाएगा कि चोरी कहाँ पर हुई है। हम तो अभी तक 3 साल हो गए RTS की चोरी को रो रहे हैं, तो अब EVM की चोरी रोकेंगे। तो ये मामले जो हैं सारे बदनीयती पर हैं। इसलिए जो इंतखाबी इस्लाहात होती हैं वो मुतफ़िका तौर पर मुशावरत से और पार्लिमानी कमेटियों के ज़रिए होती हैं। उसको आप जो हमारे शिबली फराज साहब हैं, जो एक लायक आदमी हैं, मैं यकीनन हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वज़ीर हैं, उनकी लियाकत पे मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन ये काम उनका नहीं है। ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोट का हक देना वासब, ये तो मेरे ख्याल में कोई इतना गैर मुनासिब इकदाम नहीं है, बट लगता है कि अपोजिशन इसको भी कुछ ज़्यादा वेलकम नहीं कर रही है। इसकी क्या वजूहत है? देखिए, पहले निज़ाम होगा तो आप ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट का हक देंगे ना। पहले तो ये फैसला करें निज़ाम को। आप जो ओवरसीज पाकिस्तानी को निज़ाम देना चाहते हैं वो इस EVM से भी फ़र्क है, उनको भी आप EVM नहीं देना चाहते। फिर आप ज़रा ये अंदाज़ा लगा लें कि कौन से ममालिक में पाकिस्तानियों की तादाद ज़्यादा है। 2-3 बड़े 4 बड़े ममालिक हैं मिडल ईस्ट में, वहाँ पर वोटिंग नहीं होती, जिसमें UAE है, सऊदी अरेबिया है, कतर है, ओमान है। यहाँ पर मेरा ज़ाती ख्याल है कि यहाँ 50-60 लाख पाकिस्तानी जो है वो मौजूद है, तो वो तो इससे महरूम हो जाएंगे। फिर जो दूसरे ममालिक में हमारे लोग हैं जिन्होंने वहाँ की शहरियत इख्तियार कर ली है, क्या ये फैसला आपको करना पड़ेगा पार्लिमान के अंदर कि क्या वोट का हक उनको दस्तयाब होना चाहिए या नहीं, क्योंकि वो एक और मुल्क के शहरी भी हैं। ये सब मामला तय करके फिर उस निज़ाम को बनाना पड़ेगा जिसके ज़रिए ये वोटिंग होगी। अगर आप कहते हैं जी इंटरनेट वोटिंग होगी, तो फिर मेरा वो वोटर जो कराची में रहता है उसको भी इंटरनेट वोटिंग का हक दे दें, मेरा वोटर जो लाहौर में रहता है उसको भी हक दे दें, सारे पाकिस्तानियों को इंटरनेट वोटिंग का हक दे दें। तो ये अजीब से मामलात हैं, ये सारी एक बदनीयती पर मबनी ये मामला है और ये तमाशा बना दिया है। अगर ये मुखलिस होते तो पहले दिन ही पार्लिमान में कमेटी बन जाती। हम 2 साल से कह रहे हैं इंतखाबी इस्लाहात करनी है, पार्लिमान के अंदर कमेटी बनाएं, उसमें इंतखाबी इस्लाहात ले आएँ। यहाँ पर हर रोज़ एक वज़ीर उठता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेता है, कभी कोई मशीन लेके आ जाता है, कभी उसको बदल देते हैं, दूसरा मशीन लेके आ जाता है। एक सर्कस लगी हुई है, हम भी तमाशा देख रहे हैं। और आपको लगता है कि ये इनिशिएटिव मौजूदा हुकूमत का है, या आपको लगता है कि कुछ और भी हैं अनासर जो पीछे हैं और चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवरसीज वाला मामला हो, या आपको लगता है कि खालिसतन ये मौजूदा हुकूमत का इनिशिएटिव है? देखिए, जिसको फ़ायदा होता है वही मौजूदा हुकूमत को फ़ायदा पहुँच सकता है इस निज़ाम से। नुकसान तो अवाम का होगा जिनका मैंडेट चोरी होगा। सही। और सही जी, और असल बात यह है कि आप मुल्क में इलेक्शन की चोरी को रोकें। आपको कानून बनाने हैं इलेक्शन की चोरी को रोकने के लिए। हमारे मुल्क में इलेक्शन चोरी होता है, इस बात को तस्लीम तो करें, या तो कह देंगे इलेक्शन चोरी नहीं होता। 2013 से 18 तक तो यही जमात जो आज बरसर इक़्तिदार है ये चोरी के नारे लगाती रही कि इलेक्शन चोरी हो गया। अब वो भूल गए इलेक्शन की चोरी को, क्योंकि दो की चोरी उनके हक में चली गई। तो ये इस तरह इलेक्शन के निज़ाम बदले और तोड़े मरोड़े नहीं जा सकते। और इस इनिशिएटिव को कैसे लेंगे भाई साहब के नई मरदमशुमारी के तहत अब 2023 के इलेक्शन होंगे? ये तो बहरहाल एक अच्छा इकदाम है कि वो लोग जो एलिजिबल हो गए हैं वो भी इस प्रोसेस का हिस्सा बन जाएंगे। तो आपको लगता है कि ये एक ठीक फैसला है?
ये शौक भी पूरा कर लें। मुल्क में मरदमशुमारी 4 साल पहले हुई थी, आप फिर करना चाहते हैं फिर कर लें। जो शख्स 18 साल का हो जाता है वो वोटर बन जाता है, उसके लिए मरदमशुमारी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मरदमशुमारी का शौक है, बिल्कुल पूरा कर लें, कोई बात नहीं है। इसको अपोजिशन वेलकम करेगी आपके ख्याल में? पहले उसकी नीयत तो बताए ना कि आपकी नीयत क्या है मरदमशुमारी कराने की। 4 साल पहले मरदमशुमारी 2018 में मरदमशुमारी मुकम्मल हुई है, अब क्या जरूरत पड़ गई है 3 साल बाद मरदमशुमारी कराने की? लेकिन उससे पहले जो कराची में बिलखुसूस MQM पाकिस्तान बड़ी मोतरज थी कि वहाँ पे कराची के अंदर, तो आपको लगता है कि उसको आइसोलेशन में उस मामले को एड्रेस करना चाहिए और ज़रूरत नहीं है कि दोबारा से मरदमशुमारी हो? भाई मरदमशुमारी का शौक ही हो सकता है ना। आपने 10 अरब रुपया खर्च करना है, फौज जो पदों पे है, हमारे मामलात वहाँ पर क्या हैं, उनको वहाँ से आना पड़ेगा मरदमशुमारी कराने के लिए। जो पिछला मरदमशुमारी हुई थी उस पर कोई उंगली नहीं उठ सकी। कराची में जो बात की गई थी, स्टेटिस्टिकली बात थी कि जी ये इस तरह, वो भी हमने उनको बड़ा क्लैरिफाई कर दिया था। तो इसलिए ये एतराज़ात आते हैं, लेकिन उनको जो डेटा होता है वो सपोर्ट नहीं करता। डेटा हुकूमत के पास है, आज भी निकाल कर देख ले कि मरदमशुमारी कैसे हुई थी। मेरे नज़र में बिल्कुल शिफाफ हुई थी, उसके रिजल्ट्स भी शिफाफ हैं। मजीद मरदमशुमारी कराने से हर साल करवा लिया करें, कोई ऐसी बात नहीं है, अगले साल फिर करवा लें। सही। और कल परसों जो नई डेवलपमेंट हुई है, एक पेंडोरा पेपर्स के नाम से भी कुछ चीज़ें समंदर आम पे हैं। 700 पाकिस्तानी जिनके ऑफशोर कंपनीज और कारोबार हैं, जायदादें हैं वहाँ पे, तो उस मामले को लेके तो गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है कि इस मामले की तहकीकात होंगी। इलेक्शन कमीशन के नीचे एक कोई सेल बना दिया गया है। तो आपका ख्याल है कि हुकूमत दुरुस्त सिमत में जा रही है और नीयत ठीक है कि जो कल्प्रिट्स हैं उनको सजा मिल पाएगी? इलेक्शन कमीशन के तहत कमेटी बनेगी। सेल का अभी तक तो यही कहा गया कि इलेक्शन कमीशन, क्योंकि वहाँ पे जो इलेक्टेड लोग हैं उन्होंने तो अगर अपने गोशवारों में इसको डिक्लेयर किया तो ठीक, अगर नहीं किया तो फिर उन लोगों के खिलाफ कुछ यकीनी तौर पे कानूनी कार्रवाई हो सकती है। जो नॉन इलेक्टेड है उनके लिए तो FIA और बाकी इदारों को कहा गया शायद। तो हुकूमत की जानिब से ये आज आर्गूमेंट दिया है वासी साहब के, माजी में जब पनामा लीक्स आई थी तो उस वक्त हुकूमत ने किसी राइट फोरम को कहा इन इन्वेस्टिगेशन के लिए, कम अज कम PTI की गवर्नमेंट ने डे फर्स्ट को ये पोजीशन ले ली कि हम इस सारे मामले को इन्वेस्टिगेट करेंगे। जी, ये भूल जाते हैं कि जब पिछली दफ़ा नाम आया था जिसमें वज़ीर-ए-आज़म का नाम नहीं था, तो वज़ीर-ए-आज़म खुद पेश हो गया था FIA के सामने, GIT बनी थी। अगर आप मुल्क से बाहर कोई पैसा लेकर जाते हैं, कोई ऐसी कंपनी बनाते हैं जो डिक्लेयर्ड नहीं है, उसमें आप पैसा लेकर गए हैं, ये क्रिमिनल एक्ट है। इसको कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग ये नहीं होती यहाँ जो हर आदमी पर नायब इल्ज़ाम लगा देता है कि तुम्हारे दादा ने तुम्हें पैसे छोड़े थे, वो तुम्हारे अकाउंट में आए हैं तो मनी लॉन्ड्रिंग हो गई है। ये मनी लॉन्ड्रिंग होती है। मैं फिर वजाहत कर दूं, कानून दुनिया का तरीका ये है कि आप बेगुनाह होते हैं जब तक आपका गुनाह साबित नहीं होता। जो लोग इस मुल्क में नहीं रहते, जो इस मुल्क में रेजिडेंट नहीं हैं, वो जहाँ पर मर्जी कंपनी बनाएं, जो मर्जी करें, उनका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। वो ना यहाँ टैक्स पेयर हैं ना यहाँ रेजिडेंट हैं। अगर वो पाकिस्तान ग्लोबल इनकम पे उनको टैक्स वो पे कर रहे हैं तो उनसे पूछ सकता है, लेकिन जो लोग बाहर काम करते हैं हम उनसे नहीं पूछते। हमारा कानून ये कहता है कि हम नहीं पूछ सकते, तो आप उनसे नहीं पूछ सकते। जो इस मुल्क में रहते हैं उनके बाहर असासे हैं, डिक्लेयर्ड नहीं है, तो फिर उनके लिए GIT का रास्ता है, उनके लिए FIA का रास्ता। ये क्रिमिनल एक्ट है। अगर आप इस मुल्क से बाहर पैसा ले गए हैं, आप उस कंपनी के अकाउंट्स बताएं जिस कंपनी के आप मालिक हैं, आप उन असासों की मनी ट्रेल बताएं जिससे वो असासा कायम हुआ है। ये जिम्मेदारी है हुकूमत की और ये क्रिमिनल एक्ट है। ये कमेटी का काम नहीं है, ये कमीशन का काम नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। इसके लिए FIA मौजूद है, इसके लिए नैब मौजूद है, इसके लिए जो दीगर अदारे हैं इस किस्म के, वो इस पर काम करते हैं। और इसका एक तरीकाकार मौजूद है जो मोहम्मद नवाज शरीफ नामी आदमी के साथ हुआ कि GIT बनी,
उनके फ़ोटो भी रिलीज़ किए गए, वहाँ पर बातें भी की गई, इल्ज़ामात भी लगाए गए, और जिस आदमी का नाम भी नहीं था यहाँ तो नाम आए हैं लोगों के। मैं उन सबको बेगुनाह समझता हूँ जब तक उनका सबूत आपके सामने नहीं आता, लेकिन सबूत उस वक्त आएगा जब एक गैर मुतनाज़ा निज़ाम के तहत इस मामले की मुकम्मल तफ्तीश होगी और हक़ाइक़ अवाम के सामने रखे जाएंगे। जो इलेक्टेड लोग हैं उन पर जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है, क्योंकि वही कानून बनाते हैं। अगर वो खुद बार असासे रखते हैं जो उन्होंने डिक्लेयर नहीं किए, फिर इलेक्शन कमीशन को भी एक्शन लेना पड़ेगा, और जो मनी लॉन्ड्रिंग उन्होंने की है उसके तहत उनकी ट्रायल भी होगी और उनको जेल जाना पड़ेगा। लेकिन ये उस वक़्त होगा जब इस मुल्क में नैब का चेयरमैन ऐसा होगा जिसको नज़र आती होगा हुकूमत के लोग भी कुछ गड़बड़ करते हैं और हज़ारों अरब इस मुल्क के खा गए। दुरुस्त दुरुस्त। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद कुछ मुस्लिम लीग नून के अंदर की जो एक सियासत है और एक जो तासुर मिलता है कि शायद दो तरह के बयानी हैं और पार्टी को कंट्रोल करने की कोशिशें किस हद तक दुरुस्त हैं और खदशात, एक छोटे से ब्रेक के बाद अब्बास साहब के साथ इस मामले को डिस्कस करेंगे। लेते हैं ब्रेक। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। अब्बास साहब, इनफैक्ट अगर हम शेख रशीद साहब की बात को इग्नोर भी करें, जिस तरह वो फरमाते हैं कि नून में से शीन निकलेगी, ये होगा वो होगा, लेकिन बहरहाल नून लीग के अपने बड़े सीनियर कायदीन इस बात का एतराफ़ करते हैं कि पार्टी के अंदर बहरहाल एक थोड़ा बहुत इख्तलाफात की सूरत हाल मौजूद है, दो तरह के बयानी हैं। सर, बाज़ औक़ात होता है ऐसे कि पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के तौर पे ऐसे बयानी रखे जाते हैं तो उसको तस्लीम करने में कोई हर्ज नहीं है, बट ज़्यादातर जब पूछा जाता है तो कहा जाता है कि कोई इख्तलाफात नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, सब कुछ ठीक है, सबके कायद नवाज शरीफ हैं, सब उन्हीं के नीचे हैं, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन हमें कहीं कहीं लगता है कि किसी इजलास में शहबाज शरीफ हैं तो मरीम नवाज साहबा नहीं है, वो हैं तो वो नहीं है, किसी एक इशू पे वो स्टेटमेंट दे रहे हैं तो वो नहीं देना चाहते। तो सर, ये कन्फ्यूजन क्यों चल रही है सर, वजूहात क्या है? कन्फ्यूजन टीवी प्रोग्राम्स में रहती है। पार्टी के अंदर इख्तलाफ राय मौजूद है। इख्तलाफ राय सियासत में सियासी जमात का हुस्न होता है। जब फैसला हो जाए उसमें सब कायम होते हैं। हमारा बयानिया बड़ा वाज़ेह है, हमारा बयानिया आइन का बयानिया है। हम मुस्लिम लीग नून ये कहती है कि जब तक इस मुल्क का निज़ाम आइन के मुताबिक नहीं होगा, मुल्क आगे तरक्की नहीं कर सकता। हम कहते हैं कि हर इदारा आइनी हदूद में रहे और काम करे इस मुल्क की तरक्की के लिए। हम ये कहते हैं कि इलेक्शन चोरी ना हो। हम ये कहते हैं कि अवाम की राय का एहतराम किया जाए। इसमें कोई इख्तलाफ हो सकता है किसी को? यही बयानिया है। उसके इजहार में फ़र्क हो सकता है, उसमें जिस तरीके से बात की जाती है उसमें फ़र्क हो सकता है। जमात के अंदर कोई ऐसा इख्तलाफ मौजूद नहीं है। ये तो मैं हर टीवी प्रोग्राम पे यही सवाल किया जाता है। सवाल तो ये करें कि इस मुल्क में महंगाई कहाँ पर है, इस मुल्क में गुर्बत कहाँ पहुँच गई है, इसमें बेरोज़गारी कहाँ पहुँच गई है, मईशत तबाह हाल है। आज हर एक को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की फ़िक्र है। मैं मशकूर हूँ आप सबका, लेकिन बात आप इस मुल्क के असल मसाइल की करें। लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन सर किसी एक इकदाम कोई शख्स कहे कि वो गुनाह था, कोई कहे कि नहीं हमने तो अपने कायद की आवाज़ पे लबैक कह के तो उस इकदाम को सरअंजाम दिया, तो सर ये इख्तलाफ राय तो नहीं है, ये तो एक्सट्रीमली डिफरेंट लाइन्स है। जी, तो जब सियासत में लोग बात करते हैं, मुख्तलिफ फोरम्स होते हैं, बातें की जाती हैं। सियासत कोई ये कम्युनिस्ट पार्टी तो नहीं है ना कि जो एक अल्फाज होंगे मनो अन वो हर शख्स बोलेगा। बात आप जो पार्टी का मिशन है, जो पार्टी का बयानिया है, जो पार्टी की कोशिश है कि मुल्क के निज़ाम को बेहतर किया जाए, मुल्क के निज़ाम को चलाया जाए, मुल्क को तरक्की दी जाए, और वो आइन का रास्ता है, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। इसके अलावा इख्तलाफ राय हर बात पर हो सकता है। सही, लेकिन इन बातों में कितनी यकीनी तौर पे अब्बास साहब आप क्योंकि बड़ी खुलकर वजाहत के साथ बात करने वाले, तो लिहाजा आपसे सवाल किया जा सकता है कि पार्टी के अंदर सेकंड थर्ड टियर के लोग आप पूछते हैं कि हमारा असल बयानिया है क्या, गोया कि हमने मज़ाहमत का रास्ता अख्तियार करना है या मफाहमत का, क्योंकि नीचे कहा जा रहा है कि बड़ी कन्फ्यूजन पाई जा रही है। वो तो लगता है कि वहाँ से कुछ ऐसे कुछ प्रेशर्स आ रहे हैं कि लोग इस हवाले से वजाहत चाह रहे हों, क्लैरिटी चाह रहे हों। सियासत में ना मज़ाहमत होती है ना मफाहमत होती है।
सियासत में हम असूल की बात कर रहे हैं, आइन की बात कर रहे हैं। आइन को दिफा करना हमने जो हल्फ उठाया है उसका हिस्सा है कि हमने आइन का दिफा करना है। आइन के दिफा को मुफाहमत समझें, मुजाहमत समझें, आइन का दिफा करना हम पर लाजिम है। यही रास्ता है पाकिस्तान की तरक्की का। लेकिन सर, आज भी जो इनफैक्ट जो जवाब दाखिल कराया गया हाई कोर्ट के अंदर भी, उसमें भी बुनियादी तौर पे वही कहानी बयान की गई है कि किस तरह नवाज शरीफ साहब को, उनके ख़ानदान को सज़ा दी गई थी। गोया कि इसको लगता है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के तौर पे पेश किया जा रहा है। लेकिन जब सब सज़ा हुई है, उस सज़ा को कबूल भी किया गया, वो स्टेप डाउन भी हुए, वो जेल भी चले गए। तो अब इस बात के करने का कोई, लोग कहते हैं कि समझ से बालातर है कि जब हो रहा था उस वक्त सब कुछ, उस वक्त तो मियाँ साहब खामोश रहे, उनका ख़ानदान भी खामोश रहा। आज कहा जा रहा है कि एक साजिश के तहत ऐसा किया गया सब कुछ। हम कुछ तारीख को भूल जाते हैं। मियाँ साहब को एक अकामे की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट बनकर हुकूमत से अलहदा किया था, जिसकी कोई मिसाल ना हमारे मुल्क में है ना दुनिया में है। जब पनामा लीक्स, जिसमें मियाँ साहब का नाम तक नहीं था, वो मामलात सामने आए, उन्होंने अपने आप को एहतसाब के लिए पेश किया, बतौर वज़ीर आज़म GIT के सामने पेश हुए, हकायक रखे, मनी ट्रेल रखी, उस पर बाद में मुकदमा चला और सज़ा दी गई। तो वही इस मुकदमे की वही हकीकत है जो उस ट्रायल की थी जिस पर मियाँ साहब को हुकूमत से अलहदा किया गया। तो अब उसकी अपील है। अपील में जिसको आप कन्विक्ट करते हैं उसके पास राइट होता है कि जो भी शहादतें उसके पास हों, जो भी दलाइल उसके पास हों, वो पेश करे। तो जो दलाइल पेश किए गए वो तारीख का हिस्सा हैं। अब उनको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट देखेगा कि क्या यहाँ पर इंसाफ किया गया या नहीं किया गया, या क्या ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन तो बड़ी साफ नज़र आती है। आज 700 लोगों के नाम आए हैं। कोई कमेटी बनाने की बात कर रहा है, कोई कमीशन बनाने को जा रहा है, कोई कहता है जी वो बाद में देखेंगे, इलेक्शन कमीशन को भेज दें। तो ये सब GIT बने ना, या ये लोग पेश हों, इन पर भी ट्रायल हो, ये भी मनी ट्रेल दें, इनकी भी कन्विक्शन हो, फिर ये अदालतों में आए आके अपीलें करें। ये तमाशा तो हमने सिर्फ नवाज शरीफ के साथ लगाया है ना। तो नवाज शरीफ साहब का हक है, मरीम नवाज का हक है कि जो दलाइल भी उनके डिफेंस में हैं, उनकी सफाई में हैं, जो इस मुल्क की तारीख का हिस्सा हैं, जो डॉक्यूमेंटेड हैं, वो पेश करें। उन्होंने पेश कर दी है अदालत में। ये अदालती कार्रवाई का हिस्सा है, ये उनके डिफेंस का हिस्सा है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद खाका नवाजी साहब, साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग के नायब सदर हमारे साथ थे। नाज़रीन, आज का शो यहीं ख़त्म करते हैं, इजाज़त दीजिए, हाफिज़।